हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चैनल स्टडी केंद्र पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप सभी के लिए होम साइंस प्रीवियस ईयर पेपर 2024 का लेकर हाजिर हूँ। ये इस टेस्ट सीरीज़ का जो प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज़ चल रहा है 2024 का, ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपके पूरे 75 क्वेश्चन जो बचे हुए 60 से लेके 75 तक के क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करा दूंगी। आप सारे वीडियो को अच्छे से पढ़कर एनालिसिस कर लीजिए कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। मैंने वीडियो में बताया भी है और समझाया भी है कि आपको कौन कौन से टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है, जिनसे प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं और आते ही हैं। तो उन सभी टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। कुल 75 प्रश्न आपके आएंगे। अगर आप 50 प्रश्न एक्यूरेट सही कर देते हैं तो आप के लगभग आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें मैक्सिमम चांस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। तो कोशिश करिए अधिक से अधिक प्रश्न आपके सही हो। टॉपिक वाइज आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। मैंने मेरे चैनल पे जो भी वीडियो मैंने अवेलेबल करवाया है 2022, 23 और 24 का, ये जो पेपर है, आप उसको उसके सोल्यूशन को देखकर अच्छे से पढ़ लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। साथ ही साथ मैंने प्लेलिस्ट में 2022, 23, 24 में एमए होम साइंस के रिलेटेड टॉपिक वाइज बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए हैं। उन सभी क्वेश्चनों को अगर आप अच्छे से पढ़ के सॉल्व कर लेते हैं तो आपके मैक्सिमम टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो उन सभी वीडियो को आप ज़रूर से भी देख लीजिएगा, आपका मैक्सिमम प्रिपरेशन हो जाएगा। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से करिएगा, कमेंट करिएगा, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी हमें ज़रूर से बताइएगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में 2 हार्ट ज़रूर से भेजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 60 प्रश्न कंप्लीट किए थे। आइए नेक्स्ट 61 से स्टार्ट करते हैं। हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि उस अनुसंधान विधि का नाम बताइए जो हमें चरों की यथास्थिति या उनकी अवस्था में किसी बदलाव के बिना उनके बीच संबंधों के अध्ययन की अनुमति देती है। तो उस अनुसंधान को हम क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य अध्ययन, प्रायोगिक अध्ययन, प्रतिनिधिक अध्ययन, अंश अध्ययन, या फिर सहसंबंध अध्ययन। तो ध्यान दीजिए, इसे हम सहसंबंध, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका, ये सही हो जाएगा। सहसंबंध अध्ययन कहेंगे। जो सहसंबंध अध्ययन होता है इसमें इसके द्वारा बिना चरों में किसी बदलाव के अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा कि चरों में इसमें बदलाव नहीं किया जाता, बिना बदलाव के इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये आपका स्टैटिक्स से आया हुआ प्रश्न है। जो स्टैटिक्स के कुछ टॉपिक पढ़ने हैं आपको, उसको प्रिपरेशन कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न दे रहा है 61 नंबर आपका प्रश्न है। हो गया 62। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। विकासात्मक अवधि और एरिक्सन के चरण। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी पूर्व विद्यालय वर्ष 3 से 5 वर्ष, प्रारंभिक बाल्यावस्था को हम क्या बोलेंगे? एरिक्सन के चरण। तो ध्यान दीजिए, प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है ये ऑप्शन 2 से मैच हो जाएगा। पहल बनाम अपराध बोध, ये हो जाएगा। ठीक है। अब फिर मध्य वयस्कता 40 से 50 वर्ष। अब इसमें क्या होता है? तो जो इसमें बी का हो जाएगा 4, सृजनात्मकता बनाम ठहराव। ठीक है, ये इससे मैच हो जाएगा। और प्रारंभिक वयस्कता इस 20 से 30 वर्ष, इसमें क्या होगा? तो सी का क्या हो जाएगा? 1, अंतरंगता बनाम अलगाव। और लास्ट है डी, बाल्यावस्था 1 से 3 वर्ष। तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 से मैच हो जाएगा। इसमें होगा स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेश। तो यहाँ पे ए का 2, बी का 4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो है 1, ए का 2, बी का 4 दिख रहा है, ये सही हो जाएगा।
इसको याद कर लीजिएगा। ये कई कई तरह से घुमा के इस टॉपिक पे प्रश्न पूछता है। विकास की अवधि। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि एक एक समय पूर्व प्रसव में जन्मे शिशु की गर्भकालीन आयु यहाँ पे से कम होती है। कितने सप्ताह से कम होती है? 33 सप्ताह, 42 सप्ताह, 37 सप्ताह या फिर 40। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है सही हो जाएगा 37 सप्ताह। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, तो समय से पूर्व जन्मे जो शिशु होते हैं को गर्भावस्था के 37वें सप्ताह से पहले जन्मे शिशु या 37 सप्ताह से कम की गर्भावधि वाले शिशु के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसको आप इस तरह याद कर लीजिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्त नहीं है? क्या प्रतिवर्त नहीं है? मोरो पकड़ना, बाम्बिस्की या फिर पलक झपकाना। देखिए, जो प्रतिवर्त नहीं है तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पकड़ना, क्योंकि पकड़ना हाथ की हरकत है जो कि स्वैच्छिक तथा अनैच्छिक दोनों हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, और यह पूरी तरह से प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है। प्रतिवर्ती क्रिया में मोरो, बाम्बिस्की और पलक झपकाना ये सभी आएगा, लेकिन पकड़ना पूरी तरह से प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि विस्तार शिक्षा को मुख्य रूप से किस के रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? औपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या गैर औपचारिक शिक्षा। जो विस्तार शिक्षा है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा? एक गैर औपचारिक शिक्षा के रूप में माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य अनौपचारिक अनुप्रयुक्त विज्ञान के रूप में स्कूल से बाहर सीखने को सुगम बनाना तथा विशेष ग्रामीण परिवेश में व्यवहारिक ज्ञान और कौशल हस्तांतरण के माध्यम से मानव व्यवहार परिवर्तन करना होता है। इसीलिए इसको हम क्या किस रूप में जानते हैं? विस्तार शिक्षा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और ये जो गैर औपचारिक शिक्षा है, ये सभी टॉपिक तैयार कर लीजिएगा, इनसे प्रश्न अवश्य आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 66 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा विद्यालयी पोषण कार्यक्रम है? विद्यालयी पोषण कार्यक्रम है। पोषण मिलता है जिससे बच्चों का ग्रोथ होता है, विकास होता है। सुकन्या समृद्धि योजना, पीएम पोषण, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ध्यान दीजिए, सुकन्या समृद्धि योजना तो इसमें होगा नहीं, क्योंकि इसके माध्यम से बच्चों जो कन्याएं हैं उनको पैसे की मदद दी जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में इसमें पढ़ाने से शिक्षा से संबंधित है। और आयुष्मान भारत ये रोगियों, जो रोगी व्यक्ति है उसकी मुफ्त इलाज की सुव्यवस्था है। तो यहाँ पे जो हम ध्यान देंगे तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा पीएम पोषण योजना, जो कि मिड डे मील का ही नाम को जो मिड डे मील के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम जो है 2021 में बदल दिया गया और क्या कर दिया गया? पीएम पोषण योजना कर दिया गया। इसमें आपको पता है कि बच्चों को एक टाइम का जो लंच के समय भोजन दिया जाता है। 8 तक के बच्चों को फ्री में स्कूल में भोजन मिलता है, ताकि उनको पोषण भी मिल सके और उनको पोषण का जो उनका कुपोषण दूर हो सके और उनका शारीरिक विकास हो सके। तो ये पीएम पोषण योजना होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे लिस्टिंग करनी है, प्रोग्राम स्कीम है और ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या थे उससे मैच करना है। तो यहाँ पे प्रश्न है सूची 1, सूची 2, एनएचएम क्या कह रहा है कि
फिर है ICDS, मनरेगा और SSA। देखिए यहाँ पे जितने भी कार्यक्रम योजनाओं के नाम दिए ये हर साल प्रश्न इससे रिलेटेड एग्जाम में आए हैं, तो ये सभी टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। तो जो NHM है इसका जो मैच हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 से, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 से मैच हो जाएगा। न्याय संगत, किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच, यानी सभी की पहुँच हो, न्याय संगत, किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तथा तक सबकी। फिर ICDS बी का क्या हो जाएगा, तो बी का जो है आपका 4 हो जाएगा, बी का आपका 4 हो जाएगा। 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। ICDS का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो जो नवजात बच्चे हैं और उनसे लेके 6 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं उनका पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में क्या करना, सुधार करना। और मनरेगा क्या है, तो मनरेगा ऑप्शन नंबर आपका सी का 2 हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में गारंटी रोजगार के रूप में 100 दिन से अधिक का अकुशल श्रम कार्य प्रदान करना, ताकि उनको कुछ आय हो सके और वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। और लास्ट जो आपका डी है SSA, ये आपका 1 से मैच हो जाएगा कि जीवन कौशल सहित प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। तो कुल मिला के आपका क्या हो गया, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, आपके 2 और 3 दोनों में है, तो आपका जो यहाँ पे ए का 3, बी का 4 और सी का क्या है 2, सी का 2, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो इसको अच्छे से इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से नोल्स द्वारा किए गए वयस्क शिक्षा के सिद्धांत हैं। वयस्क शिक्षा के सिद्धांत इसके नोल्स के अंतर्गत जो दिए गए हैं, वयस्क प्रासंगिक उन्मुख होते हैं, वयस्क आंतरिक रूप से प्रेरित और आत्मनिर्देशित होते हैं, वयस्क तथ्यों को याद रखने में विश्वास करते हैं, या फिर वयस्क लक्ष्य उन्मुख और व्यवहारिक होते हैं। इनमें से क्या क्या सही होगा, तो ध्यान दीजिएगा, जो एक वयस्क होता है ये प्रासंगिक उन्मुख भी होता है, साथ ही साथ जो वयस्क होते हैं ये आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं, यानी स्वयं से प्रेरित होते हैं और आत्मनिर्देशित होते हैं। आपने देखा होगा वयस्कों की सोच, तो वो अपने से खुद निर्देशित होना पसंद करते हैं। फिर वयस्क तथ्यों को याद रखने में विश्वास करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। और साथ ही साथ वयस्क जो होते हैं लक्ष्य उन्मुख, हर वयस्क का एक अपना लक्ष्य होता है और वो व्यवहारिक रूप से उसके प्रति व्यवहार करते हैं, तो ये ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा। तो ABCD चारों सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। केवल ABCD चारों सही उत्तर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी क्या करना है, निम्नलिखित सीखने के अनुभव को एडगर डेल के अनुभव के शंकु के अनुसार नीचे से ऊपर के क्रम में व्यवस्थित करें। नीचे से ऊपर के क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। तो यहाँ पे निर्देशन, फील्ड दौरे, प्रदर्शनी, नाटकीय अनुभव, क्या सबसे पहले आएगा, तो ध्यान दीजिए, पहले तो सबसे पहले आपका डी हो जाएगा, नाटकीय अनुभव। फिर आपका क्या होगा, निर्देशन होगा। फिर आपका क्या होगा, फील्ड दौरे होंगे। फिर आपकी लास्ट हो जाएगी प्रदर्शनी, सी होगा 4। तो DAB यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, नीचे से ऊपर अगर हम क्रम अनुसार करेंगे तो नाटकीय अनुभव होगा, फिर निर्देशन होगा, फिर फील्ड दौरे होंगे और फिर लास्ट में क्या होगी आपकी सी, प्रदर्शनी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लिस्ट है यहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और फिर एसोसिएटेड पर्सन फॉर इंसेप्शन, तो इसको मैच करना है। तो इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम और स्थापना से संबंध व्यक्ति कौन कौन थे, आइए देखते हैं। तो मार्तंडम परियोजना, गुड़गांव परियोजना, श्री निकेतन परियोजना और इटावा पायलट परियोजना, ये हमारे 4 परियोजनाएं दी गई हैं और इनसे
संबंधित व्यक्तियों के नाम यहाँ पे हमें दे रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो मारतंडम परियोजना है ये आपका हो जाएगा ए का 2 डॉक्टर स्पेंसर हैच हो जाएगा। फिर गुड़गांव परियोजना जो है बी का क्या होगा, बी का 4 हो जाएगा F.L. ब्रायन। गुड़गांव परियोजना जो था F.L. ब्रायन का था। और श्री निकेतन परियोजना जो है ये आपका 1 से हो जाएगा, श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर से। और इटावा पायलट परियोजना जो है डी आपका 3 से मैच हो जाएगा, ले कर्नल अल्बर्ट मेयर। तो ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, तो यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका 2 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चौथी पीढ़ी की मीडिया के उदाहरण है। चौथी पीढ़ी की मीडिया के उदाहरण कौन कौन से शामिल होंगे? मोबाइल एप्लीकेशन, प्रदर्शनी, टेली व्याख्यान, इंटरनेट, टीवी या फिर पॉडकास्ट। तो ध्यान दीजिए कि जो चौथी पीढ़ी के मीडिया उपकरण है उसमें मोबाइल एप्लीकेशन आएगा, टेली व्याख्यान आएंगे, इंटरनेट टीवी आएगा और पॉडकास्ट आएंगे। प्रदर्शनी को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, तो ACDE यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि अशोक मेहता की 1978 की जो पंचायती राज संस्थाओं समिति की रिपोर्ट में पंचायती राज के कितने चरणों की पहचान की गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, दो समितियां मुख्य रूप से चरणों की बात करती हैं, एक बलवंत राय मेहता समिति और एक अशोक राय मेहता समिति। तो जो बलवंत राय मेहता समिति थी वो 3 स्तरों की, वो क्या करते हैं, 3 स्तरों की बात करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो अशोक राय मेहता समिति थे इन्होंने 2 स्तरीय की बात की थी, और जो बलवंत राय मेहता समिति की बात की जाए तो वो 3 स्तर की बात करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था को जरूर से पढ़ लीजिएगा, उस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट उस वीडियो को देखिए और पंचायती राज व्यवस्था के मैक्सिमम प्रश्नों को अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। इससे ज़रूर से 1-2 प्रश्न आएगा ही, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि करने से सीखने, लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर निर्भर है? विधि निर्देशन, अभियान, परिणाम प्रमाणन या फिर प्रदर्शनी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका है ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा, विधि निर्देशन। विधि निर्देशन के माध्यम से हम करने से सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग करके सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 74 हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम गरीब महिलाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करता है? महात्मा गांधी महिला योजना, महिला समाज समृद्धि योजना, जवाहर रोजगार योजना या फिर राष्ट्रीय महिला कोष। तो ध्यान दीजिएगा, जो सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है 4 सही हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला कोष। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी और ये महिलाओं को सूक्ष्म ऋण यानी बहुत कम पैसे की जो ज़रूरत होती है उसको ये पूरा करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो हमारा लास्ट प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल ई स्टडी केंद्र परिवार से आप जुड़े रहें और इस परिवार में बने रहें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को देखते रहें और वीडियो को लाइक भी करें। और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार में, इस चैनल के परिवार में भागीदार बने। तो आइए लास्ट प्रश्न को भी पढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से
किसका उपयोग अनुसंधान उपकरण की विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए किया जाता है? परीक्षण, पुनः परीक्षण, समानांतर रूप, विभाजित आधा या समवर्ती। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें से अनुसंधान उपकरण की विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए किया जाता है। किसका किसका उपयोग किया जाएगा? तो परीक्षण, पुनः परीक्षण भी किया जाता है, समानांतर रूप का भी प्रयोग किया जाता है और विभाजित आधा। तो ए बी सी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है 2 सही हो जाएगा। तो इसको देखिए, इसका इंग्लिश, तो इसमें टेस्ट, रीटेस्ट, पैरेलल फॉर्म और स्प्लिट हाफ, ये तीनों चीज़ का यूज़ किया जाता है अनुसंधान करने के लिए, अनुसंधान उपकरण की विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए। हम जो भी अनुसंधान कार्यक्रम कर रहे हैं वो कितना विश्वसनीय है, उसका आकलन जो हुआ है वो सही है कि नहीं, इसकी पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ए, बी और सी सही हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, हमें कमेंट ज़रूर से करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करिएगा। थैंक यू एवरीवन।